नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। दिन भर की खास खबरों के साथ हाजिर हूं। इससे पहले कि आज की सुर्खियां शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों का सिलसिला। रेलवे के 11.27 लाख कर्मचारियों को बोनस की सौगात। त्योहारों के सीजन में मोदी सरकार ने 11 लाख से अधिक रेल कर्मचारियों को सौगात देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रेलवे कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 78 दिनों के बराबर बोनस देने को मंजूरी दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि 78 दिनों के वेतन के बराबर प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस का भुगतान नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के मुताबिक रेल कर्मचारियों की बदौलत पैसेंजर और गुड्स सर्विसेज ने अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है। साथ ही रेल कर्मचारियों ने कोरोना के दौरान बिना किसी रुकावट के खाद्य पदार्थों, खाद, कोयला जैसी चीजों की सप्लाई को बनाए रखा है। रेलवे ने ये सुनिश्चित किया है कि इन चीजों की कमी न हो। 2021-22 में रेलवे ने 184 मिलियन टन की माल ढुलाई की है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। रेलवे के मुताबिक कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस प्रोत्साहन के तौर पर काम करेगा। 11.27 लाख रेल कर्मचारियों को दिए जाने वाली बोनस से इस फेस्टिव सीजन में अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा, तो इससे मांग को बढ़ने में मदद मिलेगी। 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्स बोनस दिए जाने पर 1832.09 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। बोनस के कैलकुलेशन के लिए 7,000 रुपये प्रति महीने का प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव निर्धारित किया गया है, यानी किसी भी रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए ज्यादा से ज्यादा 17,951 रुपये का बोनस मिल सकता है। मोदी मंत्रिमंडल ने आज कई फैसले लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समितियां विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है, जो बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2022 में संशोधन करना चाहता है। इसमें 97 संवैधानिक संशोधन के प्रावधान शामिल होंगे। कैबिनेट ने 2022-23 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल यानी पीएम डिवाइन नई योजना को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी रसोई गैस के लिए सरकारी तेल विपणन कंपनियों को एक मुश्त मुआवजे को भी मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय 22,000 करोड़ रुपए नकद भुगतान पर सहमत हो गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को इस अनुदान से राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया भर में रसोई गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल विपणन कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया गया है, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ आम लोगों पर न पड़े। हरियाणा की एक दवा कंपनी विवादों में घिरी। हरियाणा की एक दवा कंपनी विवादों में घिर गई है। हरियाणा सरकार ने मेडेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नामक कंपनी के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। खबर है कि सोनीपत की इस कंपनी के कफ सिरप का उपयोग करने से गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा की मेडेन फार्मास्यूटिकल्स के 3 कफ सिरप के खिलाफ मेडिकल अलर्ट जारी किया था। इसके बाद हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार ने कंपनी के कफ सिरप उत्पादन पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि सोनीपत के फार्मास्यूटिकल कंपनी के 3 कफ सिरप के सैंपल जांच के लिए कोलकाता की सेंट्रल ड्रग लैब में भेजे गए थे। इसकी रिपोर्ट आना बाकी है, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अनिल विज ने कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ गलत पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की दवा विभागों की ओर से संयुक्त निरीक्षण के बाद करीब 12 प्रकार की खामियां पाई गई, जिन्हें ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया कि उक्त कंपनी में कुल उत्पादन को बंद कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस बारे में नोटिस दिया गया है और उनसे जवाब तलब किया गया है। समझा जाता है कि इस मामले को लेकर हरियाणा सरकार बेहद
संवेदनशील है और सख्त रुख भी अपनाने को तत्पर है। नौसेना का मिग 29 के फाइटर जेट गोवा के पास समंदर में क्रैश। नौसेना का मिग 29 के फाइटर जेट गोवा के पास समंदर में क्रैश हो गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे में फाइटर जेट के पायलट बच गए हैं। क्रैश से ठीक पहले पायलट ने स्थिति को देखते हुए एयरक्राफ्ट से इजेक्ट कर समंदर में छलांग लगा दी थी। इससे उनकी जान बच गई। वहीं बाद में नौसेना ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए पायलट को निकाला। फिलहाल पायलट की हालत स्थिर है। मिग 29 के फाइटर जेट के क्रैश होने के कारणों का पता लगाने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी BOI को आदेश दिया गया है। समाचार एजेंसी एक निजी एजेंसी के मुताबिक मिग 29 के लड़ाकू विमान गोवा तट पर नियमित उड़ान के दौरान बेस पर लौटते समय तकनीकी खराबी के कारण समुद्र में क्रैश हो गया था। साल 2021 के दिसंबर महीने में भी राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना का मिग 29 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ था। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई थी। उस दौरान भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर बताया था कि शाम की उड़ान के दौरान ये घटना घटी, जिसमें विंग कमांडर हर्षित सिन्हा का निधन हो गया था। भाजपा नेताओं पर सख्त टिप्पणी करने वाले जज का तबादला रुका। दिल्ली में हुए दंगों के बाद अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ सख्त टिप्पणी करने वाले जज का ट्रांसफर केंद्र सरकार ने रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ओडिशा हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस काम कर रहे जस्टिस S मुरलीधर का ट्रांसफर मद्रास हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार की तरफ से इसे मंजूरी नहीं दी गई, जबकि दूसरे 3 जजों के ट्रांसफर को हरी झंडी दिखा दी गई। दरअसल 28 सितंबर को कॉलेजियम ने जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान और जस्टिस S मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट भेजने की सिफारिश की थी। यह सिफारिश केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तक पहुंचाई गई। इसके बाद सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से जस्टिस मित्तल के ट्रांसफर को मंजूरी दी गई, जो इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे। उनके अलावा सरकार ने 28 सितंबर को PV बराले को कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी। जस्टिस S मुरलीधर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है। उन्हें अपने सख्त लहजे और फैसलों के लिए जाना जाता है। लाइव लॉ के डेटा के मुताबिक 2006 में जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति मिली थी। इसके बाद वो उस पीठ का हिस्सा थे जिसने पहली बार 2009 में नाज फाउंडेशन मामले में समलैंगिकता के पक्ष में टिप्पणी की थी। इसके बाद हाशिमपुरा नरसंहार मामले में PAC के जवानों और सिख विरोधी दंगे के मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी ठहराने वाली बेंच की अध्यक्षता भी जस्टिस मुरलीधर ने ही की थी। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मेरी तुलना शशि थरूर से न करें। कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनावी रेस में शामिल मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर से उनकी तुलना नहीं करने पर बल दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक जब खड़गे से थरूर की घोषणाओं को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि दोनों की तुलना की जाए। उन्होंने कहा कि थरूर अपने घोषणा पत्र के साथ जाने के लिए मुक्त हैं, लेकिन पार्टी के समक्ष एजेंडा उदयपुर घोषणा को अमल में लाने का है। मई में पार्टी की ओर से की गई घोषणा 3 बिंदुओं पर केंद्रित है: सार्वजनिक पैठ, चुनाव प्रबंधन और राष्ट्रीय प्रशिक्षण। खड़गे ने कहा कि सभी वरिष्ठ नेताओं और विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करने के बाद उन घोषणाओं पर विचार किया गया था। थरूर के घोषणा पत्र में पार्टी के काम करने के तरीके में सुधार लाने वाले मुद्दे को लेकर खड़गे ने कहा कि मैं अपने दम पर ब्लॉक अध्यक्ष से इस मुकाम तक आया हूं। क्या उस दौरान शशि थरूर वहां थे? पार्टी में बदलाव लाने और मौजूदा संकट से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस को किसी युवा चेहरे की जरूरत के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह संगठन के आभारी हैं, संगठन के आदमी हैं और उन्हें इस बात की जानकारी है कि पार्टी में कौन क्या है। जहां जरूरत होगी वहां उनकी सेवाएं ली जाएगी। आपको बता दें कि शशि थरूर ने 7 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर अपना 10 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें संगठन के विकेंद्रीकरण, युवाओं को आगे लाने, कांग्रेस मुख्यालय की भूमिका,
तय करने, पार्टी की बुनियादी सिद्धांतों पर काम करने, पार्टी में व्यापक भागीदारी को बढ़ावा देने, चुनाव प्रबंधन को मजबूत करने, युवाओं के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देने, पार्टी में महिलाओं को नेतृत्व का ज्यादा मौका देने, उद्योग और पेशेवर निकायों को मजबूत करने की पहल करने के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए संसदीय बोर्ड जैसे संस्थानों को पुनर्जीवित करने के मुद्दे शामिल किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, सभी मतपत्रों को मिलाया जाएगा। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण सीईए के अध्यक्ष ने मतदाताओं की पहचाने जाने की आशंकाओं को दूर करते हुए बुधवार को पार्टी की 17 अक्टूबर को होने वाले अध्यक्ष पद चुनाव में मतपत्र की गोपनीयता का आश्वासन दिया है। मतगणना तक मतदान के लिए मानक प्रोटोकॉल जारी करते हुए मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि कागजों पर कोई नंबरिंग नहीं है और केवल विवरण के साथ काउंटर फाइल चुनाव प्राधिकरण के पास रखा जाएगा, जबकि मतपेटियों को चुनाव एजेंटों के सामने सील कर दिया जाएगा। मतगणना से पहले सभी मतपत्रों को मिलाया जाएगा ताकि किसी को पता न चले कि उम्मीदवार को किसी विशेष राज्य से कितने वोट मिले हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिली है, जिसके बाद उन्होंने सभी प्रक्रिया साफ कर दी है। शीर्ष पद के लिए शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं। सीए ने कहा कि सभी राज्यों में 67 बूथ बनाए गए हैं। एआईसीसी में भी एक बूथ होगा, खासकर सभी वरिष्ठ नेताओं, कार्य समिति के सदस्यों और उन सभी लोगों के लिए जिनके पहचान पत्र अलग राज्य से हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने वाले अन्य लोगों के लिए एक कैंप बूथ स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शनिवार को आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने पहले से ही अभियान शुरू कर दिया था। चुनाव 17 अक्टूबर को हर राज्य की राजधानी में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच होगा। मतदान गुप्त होने के तहत होगा। सभी बैलेट बॉक्स एआईसीसी मुख्यालय में लाए जाएंगे। 19 अक्टूबर को मतगणना होगी और मतगणना समाप्त होते ही परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील कुमार समेत 18 लोगों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। दिल्ली के बहुचर्चित सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने प्रसिद्ध पहलवान और 2 बार के ओलंपिक विजेता सुशील कुमार पर आरोप तय कर दिए हैं। सुशील कुमार के साथ साथ 17 अन्य लोगों पर भी आरोप तय किए गए हैं। सुशील कुमार समेत 18 लोगों पर हत्या की कोशिश, दंगा फैलाना, गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करने के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा कोर्ट ने मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों के खिलाफ भी आरोप तय किए हैं। आपको बता दें कि साल 2021 में 4 से 5 मई की रात सुशील कुमार ने अपने साथियों के साथ दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ के साथ जबरदस्त मारपीट की थी। इस घटना में सागर को गंभीर चोटें आई थी और बाद में उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद से सुशील कुमार फरार हो गया था। 17 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस मामले में दिल्ली की स्पेशल सेल की टीम ने सुशील कुमार और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में सुशील कुमार समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया था और 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। चर्चा है कि पहलवान सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में एक फ्लैट को लेकर कहासुनी हुई थी। इस विवाद में सागर धनखड़ की हत्या कर दी गई। दिल्ली में आरटीआई कानून लागू करने पर विवाद गरमाया। दिल्ली सरकार की आरटीआई कानून लागू करने में कथित नाकामी को लेकर केंद्रीय सूचना आयुक्त की ओर से उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी के मामले पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा, जिसका अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जवाब दिया है। इस मामले में आप की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने यह चिट्ठी बीजेपी के इशारे पर लिखी है। यह बहुत दुखद है कि केंद्रीय सूचना आयोग जैसी संस्था भी गंदी राजनीति में शामिल हो रही है। दिल्ली सरकार को इस बात पर गर्व है कि हम आरटीआई एक्ट को बहुत अच्छे से लागू
कर रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में आरटीआई कानून को ठीक से लागू नहीं कर रही है। सूचना आयोग ने शिकायत की थी कि दिल्ली सरकार सटीक जानकारी रोक रही है और भ्रामक जानकारी साझा कर रही है। इस पर उपराज्यपाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जल्द उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। उपराज्यपाल के मुताबिक केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि दिल्ली सरकार राजस्व, स्वास्थ्य, ऊर्जा, डीएसएसबी और डीएसआईआईडीसी जैसे विभागों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अकर्मण्यता को छुपा रही है। मीडिया में लीक हुई जानकारी के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहूरकर ने उपराज्यपाल को 22 सितंबर को चिट्ठी लिखी थी। केंद्रीय सूचना आयुक्त ने इस चिट्ठी में अलग अलग मामलों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया था। सीआईसी से जुड़े लेटर के मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार का लगातार उजागर कर रही है। जब कोई संवैधानिक पद पर हो, अगर कोई उसे आईना दिखाए तो उसे वह लव लेटर बता देते हैं। भाटिया ने कहा कि सीआईसी उदय माहूरकर को की चिट्ठी अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोलती है। सीआईसी के पत्र में सभी विभागों के बारे में बताया गया है। रूस ने फिर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने फिर यूक्रेन पर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को कहा कि हमारा परमाणु हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हम अपनी हिफाजत के लिए परमाणु हथियारों का उपयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों पर परमाणु हमले की झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कुछ दिनों पहले पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि नाटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। तब पुतिन ने कहा था कि अगर पश्चिमी देश हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर ब्लैकमेल करेंगे तो रूस भी अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। हम अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके लिए पुतिन ने सेना की मोबिलाइजेशन को लेकर एक डिक्री पर साइन किया है। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग के फेसबुक फॉलोवर्स अचानक से घट गए। मेटा सीईओ मार्क जकरबर्ग के फेसबुक फॉलोवर्स अचानक से घट गए हैं। इसके साथ ही कई यूजर्स ने अपने फॉलोवर्स घटने की शिकायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बग की वजह से ऐसा हुआ है। पहले उनके 11.9 करोड़ यानी 119 मिलियन फॉलोवर्स थे, लेकिन बुधवार दोपहर 12 बजे तक 9,995 ही रह गए। ऐप पर जकरबर्ग का प्रोफाइल पेज भी अब नहीं दिख रहा। इसे ओपन करने पर एक मैसेज दिख रहा है। इसमें लिखा है कि यह पेज अवेलेबल नहीं है। ऐसा किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है। हालांकि वेब पेज पर उनके फॉलोवर्स की घटी संख्या साफ देखी जा सकती है। अभी तक न फेसबुक ने और न ही जकरबर्ग ने इसे लेकर कोई बयान जारी किया है। इससे पहले मंगलवार 11 अक्टूबर को मेटा ने अपने फेसबुक यूजर्स को डेटा चोरी की वार्निंग दी थी। मेटा ने बताया कि एंड्रॉयड और आईओएस की कई ऐप्स ने उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका मिसयूज किया। करीब 10 लाख फेसबुक यूजर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल्स चोरी होने का मामला सामने आया। ज्यादातर फोटो एडिटर, गेम, वीपीएन सर्विस, बिजनेस और यूटिलिटी एप्स में ही इस तरह की गड़बड़ी सामने आई है। मेटा ने अपने यूजर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर मौजूद इस तरह की 400 ऐप्स का पता लगाया है। इन ऐप्स को यूज करने वाले यूजर के फेसबुक क्रेडेंशियल्स चोरी कर उनका इस्तेमाल गलत कामों में हो रहा था। तो ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए द पब्लिक वर्ल्ड के साथ। हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। दिन भर की खास खबरों के साथ हम हाजिर होते हैं। हमारे लिए आपका सहयोग और समर्थन बेहद जरूरी है। हमारा चैनल द पब्लिक वर्ल्ड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।